See, there cannot be difference of opinion that there are problems in archaeology, there are problems in chronology, and these problems, if you broadly want to say, one is very simplistic approach. So we take something and want to try or apply everywhere. That is another big mistake, the uniformity. And it comes because of our faulty teaching system. हमने एक क्रोनोलॉजी बना दी है कि इस समय चालकोलिथिक फेज शुरू हो गई, इस समय ये फेज शुरू हो गई, इस समय ये आ गया, जबकि उस समय अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फेजेस चल रहे हैं. आज भी स्टोन एज अंडमान में चल रही है और हम यहाँ ब्रह्मोस में बैठे हैं. तो लेकिन हमने ये कह दिया कि भारत में इस समय ये शुरू हो गया. ऐसे ही राजाओं का है, ऐसे ही राज्यों का है. तीसरी चीज है कि हमारा एक थंब रूल हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. दैट्स अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड दिस ऑल बिकॉज आवर फाउंडेशन British started interpreting things not knowing the Indian culture in India very well. जहाँ तक अभी ये जो कॉपर प्लेट्स और इनकी बात हो रही है, जो आज हो रहा है वो हमेशा होता है. फोर्जरीज शुरू से लेके होती आई हैं. And there is no doubt कि there are many forged inscription. As you said, 2 copper plates found side by side. One is forged, one is original. So absolutely, it's very much possible. And if these are the issues, and I appreciate नीरू जी जो कल से ये जो डिस्कशन हो रहा है कि लैंग्वेज के, एस्ट्रोनॉमी के, आर्कियोलॉजी के ये सारे स्कॉलर बैठ के इस कर रहे हैं. सिमिलरली इपिग्राफी के मैटर में भी इस इशू को, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट वन, वी कैन डू इट. अनदर थिंग इज, अगर हम एक डेट चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, वो पूरा सब कुछ बदल जाएगा. तो अगर एक शक इरा बदलने से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश शक इरा और समत इरा मिल रहे हैं उनका क्या होगा? तो हमको सारा का यानी ये है कि फाउंडेशन में से अगर आपने एक कमरे की नींव हटा दी तो पूरी 20 मंजिल की बिल्डिंग आके गिर पड़ेगी. तो आपको ये देखना है कि वो कितना कहाँ फिट हो रहा है. तो हो ये रहा है. एंड अनदर थिंग इज, एक चीज जो बार बार उभर के आ रही है, वो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो भी लिखा है वो यानी शाश्वत है, चाहे वो लिटरेचर में है, चाहे वो कॉपर प्लेट में है, चाहे वो इंस्क्रिप्शन में है. जबकि ऐसा नहीं होता. लिखने वाला अपनी सुविधा से लिखता है. तो अगर हम ये मान के चलेंगे तो फिर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तो पहले हमको ये डिसाइड करना है कि जो लिखा हुआ है उसमें कितना सच है. यानी महाभारत का केस ले लीजिए, उसमें जो सेना का वर्णन है अगर उसको कैलकुलेट कीजिए तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या निकलेगी? एनीवन. तो सेना इतनी है, उनका परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, कृषक होंगे, दूसरे लोग होंगे, यानी आज की शायद विश्व की पॉपुलेशन के बराबर आ जाएगी. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड बट इट्स अ ह्यूज नंबर. तो जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है वो नहीं है, इट इज इंडिकेटिव. सो वी हैव टू डिसाइड कि हमको कितना उसको मानना है और कहाँ वो हो रही है. तो हमारे कन्वीनियंस से फिट करने से नहीं होगा. वी विल हैव टू हैव अ साइंटिफिक अप्रोच कि वो कितना लॉजिकल आ रहा है, वहाँ पे आके हमको लेना होगा. एंड दिस इज ए गुड मॉडल वेयर सच प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व, वेयर ऑल द स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट branches sit together and then the world is out. मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन नहीं है और ना ही, बट आई विल ट्राई टू टच सम इश्यूज. एक मिनट अपना इनके पास कंप्लीट कर दीजिए. सो देखिए यहाँ पे इशू जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, see, this is a very good gathering. Let me tell you first, I should say that yesterday it was a learning experience, eye-opening, very satisfying, and one of its kind, at least in my lifetime. So that was a very and it was in real sense a shastra, जो आजकल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में नहीं होता. एक आदमी आता है, अपनी बात कहता है, सब लोग ताली बजाते हैं. That is what the tradition has become, है ना? नहीं पूछते, वो खाली एक फॉर्मेलिटी है ना? तो yeah, so this was a really यानी very satisfying experience. और ये एक बिगनिंग होनी चाहिए
जो ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, कि जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के लोग आके बिल्कुल ही खुले दिमाग से, खुले मन से जो है इस तरह का शास्त्रार्थ करें और उसी में से मंथन के बाद विष निकलेगा या अमृत निकलेगा, दैट डिपेंड्स। तो वो हमको मंथन तो करना होगा। हम जो बात कर रहे हैं महाभारत और उसकी क्रोनोलॉजी को लेकर, महाभारत एज सच आर्कियोलॉजी के हिसाब से हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता, तो उसको जानने का यानी वी स्टार्ट विद अ बिलीफ बेस्ड ऑन लिटरेचर कि महाभारत हुआ। अब उसकी क्रोनोलॉजी जो है वो उसके लिए हमारे पास कोई सोर्स होना चाहिए जो एंटिक्विटी नहीं हो सकता अपने आप में। तो अगर हमारे पास एक डेट आ जाती है जो सर्वमान्य हो, लॉजिकल हो, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स हो, देन आर्कियोलॉजी कैन look for evidence, material evidence of that period। तो वो एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है। या आर्कियोलॉजी को ऐसा, फॉर एग्जांपल कुरुक्षेत्र में आपने खुदाई की और वहाँ लाखों लाशें पड़ी हुई हैं, हथियार पड़े हुए हैं, आपको लगे कोई भीषण युद्ध हुआ और फिर उसकी आप डेट करें तो क्रोनोलॉजी है। तो ये दो अप्रोच हो सकती है। अभी जो अप्रोचेस हैं वो बड़ी यानी सरफेस वाली, सतही सी हैं, तो हम कोई बहुत सीरियस काम इसमें हुआ नहीं। और एक और चीज़ है कि रामायण महाभारत अभी पिछले कुछ साल पहले तक यानी एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट को उसके बारे में कहना या मुंह खोलना वो अपने आप को ब्रांड कराने जैसा था। तो हम लोग यानी बात ही नहीं करते थे। हम PGW लेवल पे खोद रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता था महाभारत खोद रहे हैं। यस। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि उसकी वजह से हम लोगों ने कभी खुल के इस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो जो अब शुरू हुआ है, तो अब जो अप्रोच हो रही हैं वो पॉइंटेड हैं, खुली हैं और सबके सहयोग से हो रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको बहुत ही क्रिटिकली सोचना होगा। हम मटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं, कौन सी? हमारे पास अभी कोई वो नहीं है। एक जो दूसरा जो हम लोगों का बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो कि ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, ये नहीं हुआ। देयर इज अ सेइंग, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। तो हमें ये नहीं, यानी जैसे कि एक बहुत बड़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो हथियार नहीं थे, बड़ी शांति प्रिय सभ्यता थी। तो कभी आप जब खोदेंगे तो क्या आपको कभी ब्रह्मोस मिसाइल एक्सकेवेशन में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जब शहर उजाड़ हुए, लोग सब कुछ लेके चले गए, कौन अपने हथियार घर में फेंक के जाएगा? तो इसका मतलब ये नहीं हथियार नहीं थे। और लिपि को लेके, ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेख में अचानक से लिपि आ जाती है, उसके पहले एकदम अंधेरा है, हम लोग बिल्कुल इलिटरेट थे, हाईली डेवलप्ड। और उसके बाद एकदम से ऐसी लिपि आती है जो पूरे पूरे जो है बड़े बड़े यानी एडिक्ट्स लिखे हुए हैं। वही चीज जो है कॉपर होड को लेके हम लोग कि यहाँ पे हमको ढेरों हथियार मिल रहे हैं, उसके पहले हमारे पास डंडा था और पत्थर थे। तो यानी ये जो सोच है वो बड़ी लॉजिकल नहीं है। सो आर्कियोलॉजी की अप्रोच इज, यानी बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट आई हैव नो हेजिटेशन इन एक्सेप्टिंग, इज वेरी फॉल्टी, वेरी सरफेसी। क्योंकि हम लोगों को आर्कियोलॉजी की जो अप्रोच होनी चाहिए, क्लासिकल एग्जाम्पल इज जो हम घोड़े को लेके, बहुत सारा घोड़ा नहीं था, घोड़ा नहीं था। हड़प्पा में आप देखिए सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है यूनिकॉर्न का, और ये हर कोई जानता है कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता था। तो जो एग्जिस्ट नहीं करता था वो आपको हर जगह मिल रहा है। और हड़प्पा में कहीं आपको गाय का डिपिक्शन नहीं मिलेगा। बुल है, बुल है तो गाय नहीं थी, बुल बच्चे लेकिन गाय नहीं बना। तो ये एक आपको बड़ा क्लियर एग्जांपल है कि देयर वर सर्टेन बिलीव्स कि वो कुछ बना रहे थे, कुछ नहीं बना रहे थे। yes. हो सकता है उन्होंने घोड़ा के टेराकोटा नहीं बनाए, घोड़ा का डिपिक्शन नहीं किया, घोड़े के बारे में नहीं लिखा, उसकी कुछ मान्यताएं होंगी। तो हमने ये कि घोड़ा नहीं मिलता यानी घोड़ा नहीं था, ये नहीं मिला यानी ये नहीं था, हथियार नहीं थे यानी शांति प्रिय थे। तो हमारे जो ये कंक्लूजन्स हैं दे आर सो सरफेसी एंड सिंपलिस्टिक कि हमने उसको बहुत अच्छे से और पूरे समग्र रूप से नहीं देखा है। दूसरी बात है, क्या हमने कोई भी हड़प्पा का एक शहर पूरा खोदा है जिससे हमें ये पता हो कि वहाँ ये सब था? एक कोने में हमने खोदा,
वहाँ से हमें मिल गई एक वर्कशॉप, शेल वर्किंग की हो चाहे बीड वर्किंग की हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा शहर बीड ही बना रहा था, तो हमको नहीं पता उसके दूसरे क्वार्टर में कुछ और हो रहा होगा। तो ये जो हमारे कंक्लूजन है, जो हमारी आज की नॉलेज है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। और एक जो हमारे साथ दुर्घटना हुई या अच्छी घटना थी 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोदा, तो भारत का इतिहास जो है 3000 साल पहले चला गया। तो हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन से जो भारत का इतिहास शुरू हो रहा था वो 3000 साल पहले चला गया, और वो उससे एक ऐसा ऑब्सेशन शुरू हुआ कि भारत का हर आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी के नाम पे सिर्फ जो है वो हड़प्पन की स्टडी कर। तो हमारा जो हिस्टोरिकल और जो लिटरेचर है, जो ट्रेडिशन है, वो टोटली नेग्लेक्ट हो गया। वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी था, यानी इससे चैलेंजिंग, जैसे कि उसको लिटरेचर से एविडेंस को मिलाना है। हड़प्पा में आप कुछ भी खो दिए तो कुछ भी कह दीजिए, लोग कन्विंस हो जाएंगे अगर आप उसका लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोरिलेशन नहीं करना। तो उसकी वजह से भी जो हमारा इतिहास है, जो पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं एपिग्राफी की, बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजी की, क्रोनोलॉजी को ले लें, हमारी क्रोनोलॉजी किस पे बेस है? इज इट ऑन मटेरियल, इज इट ऑन टेक्नोलॉजी, इज इट ऑन लिटरेचर? हम कहते हैं पेलियोलिथिक, पत्थर, ठीक है ना, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, फाइन चारकोलिथिक, उसके बाद फिर मेगालिथिक आ जाता है, स्ट्रक्चर, वह टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद हम कह रहे हैं प्री वैदिक, वैदिक। प्री वैदिक, वैदिक को आप इसमें कहाँ रख रहे हैं? इस क्रोनोलॉजी में, इंडिया वाली। उसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, वो एक पैरेलल हो गया है। तो अगर प्री वैदिक, वैदिक पीरियड है या इरा है, तो फिर महाभारत इरा होगा, फिर शिव पुराण इरा होगा, फिर वायु पुराण इरा होगा, वो नहीं है। तो हमारी क्रोनोलॉजी किसी एक पैरामीटर के ऊपर नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। वो कहीं से किसी ने कोई टर्म दिया, हमने उसको ले लिया, कहीं से कुछ आया, ये आया। और क्रोनोलॉजी के लेके जो है, और एक बहुत अच्छा है एंशिएंट। एंशिएंट का बेसिक मतलब होता है जो अब उपयोगी नहीं। तो जो हमारा मूल इतिहास है उसको हमने कह दिया एंशिएंट। और मॉडर्न हम कब हुए? 1757 में, जब बंगाल का नवाब हारा, अंग्रेजों का राज्य शुरू हुआ, ये देश आधुनिक हो गया, है ना? ये हमारा इतिहास है। तो हम कहते हैं कि हम आधुनिक काल शुरू हुआ जब भारत के लोग, चाहे वो विदेशी थे, भारत में राज्य कर रहे थे, लेकिन जब वो एक अंग्रेज से हारे तो हम आधुनिक हो गए। और हर कोई आधुनिक होना चाहता है। तो हम अपने, यानी ये कई लेवल पे है, हम मेंटली अपने इतिहास को यानी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको उसमें रुचि नहीं है। इट इज नो मोर रिलेवेंट, दैट इज एंशिएंट। तो जब हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, इसका खाली कुछ लोग बैठ के पढ़ा लें, किताबें लिख लें, इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू अस। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्रोनोलॉजी को लेके, इतिहास को लेके और पुरातत्व को लेके, तो इसके लिए हमको एक ऐसी समग्र दृष्टि चाहिए कि जिससे हम इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, मिल बैठ के उस पर काम करें। एंड आई एम श्योर, यानी आई बिलीव, आई एम यूजिंग द वर्ड बिलीव, आई बिलीव महाभारत हुआ था, ये मेरा व्यक्तिगत बिलीव है। बट अनलेस वी फाइंड एविडेंस एंड शो कि ये रहे महाभारत के प्रमाण, तब तक वो बिलीफ रहेगा। तो वो तब हो सकता है कि जब हम एक उस स्तर पे आ जाएं कि ये महाभारत का लेट्स से 3000 से 2500, अब उस 3000 से 2500 के बीच हम एविडेंस की खोज करें, और वो एविडेंस जो है वो हमको लिटरेचर से टैली करते हो, तो वो एक स्तर पे हम पहुंच पाएंगे जहां हम सारी दुनिया को सीना ठोक के रहेंगे, ये है। आज हम एक पॉटरी पकड़ लेते हैं, अब उसकी डेट क्या है? 600 से लेके 1500 तक चल रही है, तो आप कहाँ रखेंगे महाभारत? तो उसी के साथ दूसरी चल रही है जो उसे ओवरलैप कर रही है। तो ये जो इश्यूज हैं जिसको देखने की, तो हमारे यानी आई डोंट से जो काम हुए बहुत अच्छे हुए, लोगों ने बहुत प्रयास किया, बट महाभारत और ये एक हमारे लिए डेटम लाइन होगा हमारे इतिहास की पूरा क्रम बनाने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है वो साहित्य को एक जो आज तक सो कॉल्ड माइथोलॉजी माना है, तो उसको इतिहास में वो परिवर्तित होगा। तो उसके लिए महाभारत की डेट एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है भारत के इतिहास और तिथि क्रम के लिए।
तो इस पे अगर हम लोग एक यानी लॉजिकल नॉट हो सकता है हम सब मिल जाएं कि चलो भारत का इतिहास हम 7000 साल में ले जाएं, हो सकता है सब मिल के यहाँ बनाएं, तो उससे काम नहीं चलेगा। लॉजिकली अगर हम इस पे एक यानी स्ट्रेटम में या एक ब्लॉक में हम आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई यस्टरडे आई वाज सेइंग कि हमें अगस्त सितंबर फरवरी नहीं चाहिए, हमें 661 665 नहीं चाहिए। अगर हम 100 साल भी आ जाते हैं, 3100 3200 2500, अगर हम उसमें भी आ जाते हैं तो वहाँ से पुरातत्व के लिए एक नई दिशा मिलेगी, और उस दिशा में जब हम लोग व्यवस्थित कार्य शुरू कर देंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग प्रमाणों के साथ एक उस स्थिति में पहुँचेंगे कि जहाँ से हम इतिहास, हमारा साहित्य, हमारा पुरातत्व और जो मटेरियल एविडेंस है, इन सब को रख के उस समय की जो स्थिति थी उसको हम सारी दुनिया को दिखा पाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि द्वारका में जो अभी हमने काम किया है हमको उस स्तर के नहीं मिले, क्योंकि 3 जो एक्सकेवेशन हुए उन तीनों एक्सकेवेशन में बहुत ब्रीफ थे, छोटे थे, स्पेस नहीं है वहाँ, लेकिन उन सब से अभी हम उस स्तर पे नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ हम उसको महाभारत से सीधा जोड़ पाए। अभी मूल द्वारका वाला क्योंकि नहीं, अभी बेट द्वारका में एक्सकेवेशन शुरू हो गया है, एंड वी होप, क्योंकि इस बार वी आर गोइंग टू डू इट इन अ लार्जर स्केल, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, या तो सेक्शन स्क्रैपिंग्स हुई थी या एक ट्रेंच कहीं 5 मीटर का खोद दिया तो उसमें एक स्ट्रक्चर आ गया, एक कोना आ गया। क्योंकि महाभारत का इंटरनल जो एविडेंस है प्रभास पाटन के पास है, तो मूल द्वारका लगता है उन सबको हम लोग एग्जामिन करके और अभी कर रहे हैं, एंड होपफुली वी विल हैव अ बेटर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सम गुड डेट्स। तो इन सब चीज़ों को लेके वी विल हैव फ्रेश एविडेंस। वी डोंट नो वो कहाँ जाएंगे या वो क्या होंगे, लेकिन वो जो होंगे वो वही एविडेंस होंगे जो निकल के आएंगे। सो वी नीड ए सिस्टमेटिक अप्रोच, और जो ये एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है ये हमको छोड़ना पड़ेगी, और एक ये कि हम सबसे पुराना बना दें, जो है ना EST की प्रॉब्लम और आर्कियोलॉजी में बिगेस्ट अर्लीस्ट, तो वो EST जो लगाना है वो हमको और जो है दिग्भ्रमित कर देता है। तो अगर हम उसको छोड़ पाएंगे तो होपफुली वी विल रीच टू अ कंक्लूजन वेयर समथिंग गुड विल कम।